चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 30 और पार्ट 1। आज का जो टॉपिक है वो है आपका बजट रिसिप्ट। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इससे पहले हम क्लास नंबर 29 में बजट का मीनिंग पढ़ चुके थे कि बजट क्या है, ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट आने वाले अगले एक साल के लिए पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं कि मुझे किन किन चीज़ों के ऊपर खर्च करना है इकोनॉमी में और कितना पैसा मेरे पास कहाँ कहाँ से आना है, मतलब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स। जब वो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स को लेके एक स्टेटमेंट तैयार करती है, एनुअली स्टेटमेंट तैयार करती है, तो उसे हम बजट बोलते हैं। अब बजट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। बजट का एक पार्ट हमें बताता है कि रिसिप्ट्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आना है और उस पैसे में से हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है बजट रिसिप्ट्स, मतलब बजट स्टेटमेंट्स में जो हमारी रिसिप्ट्स होती हैं, जहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आना है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो क्लास नंबर 30 पार्ट 2 होगा उसमें हम बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट बजट। देखिए जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उस बजट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक रिसिप्ट साइड होती है, एक एक्सपेंडिचर साइड होती है, कि कितना आप पैसा कमाने वाले हैं, कितना पैसा आपके पास आने वाला है और कितना पैसा आप खर्च करने वाले हैं। अगर आपके पास जो पैसा आने वाला है, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इतना पैसा हमारे पास आएगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, अगर आपका कमाया हुआ पैसा आपके खर्च किए गए पैसे से ज़्यादा बैठता है तो वो आपका सरप्लस बजट कहलाता है। और अगर आपका खर्चा ज़्यादा बैठता है और पैसा जो रिसिप्ट्स है, जो इनकम है वो कम बैठती है, तो वो हमारा डेफिसिट बजट कहलाता है। तो ये तो बात की बात है। अभी हम फ़िलहाल फोकस करेंगे कि गवर्नमेंट के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को करने के लिए, जो एक्सपेंडिचर्स उठाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट रिसिप्ट्स। वैसे गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, गवर्नमेंट बजट के बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। तो चलिए बजट रिसिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। बजट रिसिप्ट जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। बजट रिसिप्ट्स जब हमारे सामने होती है, बजट में जो रिसिप्ट्स हम प्लान करते हैं वो एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है। मतलब बजट रिसिप्ट्स की जो स्टेटमेंट होती है, जो आइटम्स हम उसमें मेंशन करते हैं स्टेटमेंट में, वो एक एस्टिमेटेड फॉर्म में होते हैं, प्लानिंग फॉर्म में होते हैं, ऑफ वैल्यूज़ को लेकर, विच इंक्लूड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। और उसमें दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है और एक आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। तो चलिए सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो पहली बात रिकरिंग नेचर की होती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी रिकरिंग नेचर की होती हैं, जो लगातार हमें रिसीव होनी होती हैं। इन रिसिप्ट्स के वजह से ना तो हमारे बिज़नेस में, जो हमारी गवर्नमेंट का बिज़नेस है, गवर्नमेंट के बिज़नेस में ना तो किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट होती है, मतलब जब भी आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स रिसीव करेंगे तो ना तो कोई भी आपके ऊपर लायबिलिटी जनरेट होगी, कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, और ना ही कोई असेट्स आपकी डिक्रीज़ होगी। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग क्या कहती है, मैं अकाउंटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊँ आपको, कि अकाउंटिंग ये कहती है कि जब भी आपके पास पैसा आता है तो पैसे आने के दो ही रीज़न होते हैं, या तो आपने किसी से पैसा उधार लिया होगा, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी, या फिर पैसा आपका मैच्योर्ड हुआ होगा, मतलब जो आपके पास असेट्स है, संपत्ति है, उससे आपका पैसा रिलाइज़ हुआ होगा। जैसे डेटर होते हैं, डेटर हमारी क्या होती हैं, असेट्स। तो जैसे ही डेटर से हमारे पास पैसा आता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी असेट से पैसा हमारे पास आ गया। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिसकी वजह से ना तो आपकी कोई असेट्स डिक्रीज़ होती है, ना ही कोई लायबिलिटी जनरेट होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। अगर किसी भी वजह से अगर आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास पैसा आ रहा है और उसकी वजह से आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, या फिर आपकी असेट्स गिर रही है, तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से, अगर आप मान लीजिए कैपिटल रिसिप्ट्स की वजह से आपके पास पैसा आता है, तो वो पैसा आपकी लायबिलिटी के क्रिएट होने से या आपकी असेट्स के डिक्रीज़ होने से आएगा। इसका मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अकाउंटिंग को फॉलो करना है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स के फॉर्म में आपने अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करना, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो कैपिटल रिसिप्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है गवर्नमेंट बजट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होती। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, जिसकी वजह से ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही कोई असेट्स डिक्रीज़ होती है, ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखना। ये आपको कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच के डिफरेंस को समझने में हेल्प करेगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे कि बजट रिसिप्ट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इसी तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जो टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स के बेसिस पर जो गवर्नमेंट को आय होती है, वो टैक्स रेवेन्यू होता है। जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे टैक्स होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स।
ठीक है। तो वो हो गया आपका टैक्स रेवेन्यू। और उसके अलावा टैक्स के अलावा जितना भी गवर्नमेंट रिकरिंग फॉर्म में पैसा लोगों से रिसीव करती है वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड द कंपनी टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंसेस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन इंटरेस्ट। टैक्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि कंपल्सरी होता है पे करना लोगों को या कंपनीज़ को विदाउट एनी रेफरेंसेस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न्स। टैक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप किसी से टैक्स का पैसा ले रहे हो तो आपको उस पैसे के बदले में सामने वाले को कुछ देना पड़ेगा। इसका मतलब जब भी टैक्स का पैसा लोगों से लिया जाता है या कंपनी से लिया जाता है तो उस टैक्स के बदले में लोगों को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। ये गवर्नमेंट के बनाया हुआ एक लॉ है, एक कंपल्सरी पेमेंट है जो लोगों को गवर्नमेंट को देनी होती है। अब जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली लोगों से या कंपनी से लिया जाता है उनके कमाए गए पैसे के ऊपर। जो लोग पैसा कमाते हैं या जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उनके कमाए गए पैसे पे गवर्नमेंट डायरेक्टली उनसे टैक्स मांगती है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और डायरेक्ट टैक्स की ये खास बात होती है कि डायरेक्ट टैक्स का जो टैक्स का बर्डन होता है, जो टैक्स पेमेंट होती है, वो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपने पैसा कमाया है, मान लीजिए ए पर्सन ने पैसा कमाया तो ए पर्सन ही अपने कमाए गए पैसे के ऊपर टैक्स भरेगा। अब ए ऐसा नहीं कर सकता कि उस टैक्स के बर्डन को बी पे डाल देगा कि भाई मेरी जगह बी भर देगा। बी उसके ब्याह पे भर देगा, लेकिन वो मतलब एक रियल फैक्ट में बी के ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं डाल सकता। बी कहेगा भाई मैं क्यों भरूँ, टैक्स आपका है तो आप भरिए। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कभी भी एक पर्सन से दूसरा पर्सन के ऊपर वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। टैक्सेस दैट आर इम्पोज, मैं आपको मीनिंग बताता हूँ डायरेक्ट टैक्स का। टैक्सेस दैट आर इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज। टैक्स डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो या तो प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पोज किया जाता है। आपने मान लीजिए कोई आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपने पैसे कमाकर आपने बनाई है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, या फिर आपने जो पैसा कमाया है डायरेक्टली आपके पास मनी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो टैक्सेस दैट आर इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनी। कंपनीज़ के पास जो प्रॉपर्टी होती है या कंपनी ने जो पैसा कमाया होता है या इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल ने जो पैसा कमाया होता है वो जो उसके ऊपर चार्जेस लगाता है या गवर्नमेंट जो उसके ऊपर टैक्स लगाती है, जो अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई करती है, अमाउंट निकल के आता है, वो हमारा टैक्स कहलाता है, विच इज़ पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट। और उन्हें चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, उन्हें डायरेक्टली ये पैसा किसको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। आप अपने टैक्स के बर्डन को किसी और पर नहीं डाल सकते। मान लीजिए एक कंपनी को टैक्स भरना है तो एक कंपनी अपने टैक्स को किसी दूसरी कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ और बातें ध्यान में रख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स अफेक्ट द इनकम लेवल और परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। जब डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो इनकम होती है इंडिविजुअल की या कंपनी की, जो इनकम होती है वो डायरेक्ट टैक्स पे करने से क्या होती है, उनकी इनकम गिर जाती है। अब अगर आपने 1 लाख रुपये कमाया और 1 लाख में से आपने 15,000 गवर्नमेंट को दे दिया तो आपका कमाया गया 1 लाख रुपये गिर के 85,000 रुपये आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी परचेजिंग पावर 1 लाख से गिर के 85,000 रुपये आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी परचेजिंग पावर गिरी है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या करता है कि इंडिविजुअल की या कंपनी की परचेजिंग पावर को गिराता है एंड हेल्प टू चेंज द लेवल ऑफ डिमांड इन इकोनॉमी। और जो कंट्री की एग्रीगेट डिमांड है उस एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने में हेल्प करता है। ये चेंज कैसे, अगर मान लीजिए आपको किसी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, कंजम्पशन पावर बढ़ानी है तो टैक्स का रेट कम कर दो। और अगर किसी की कंजम्पशन पावर गिरानी है, पावर लोगों के हाथों से पैसा निकालना है, कम करना है लोगों की डिमांड को, तो आप डायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ा दो। एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी एंड कैपिटल गेन टैक्स। ये कुछ हमारे ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैन बी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और रिग्रेसिव भी। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ज़्यादा पैसे कमाते जाएंगे तो आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती चली जाएगी आपका टैक्स का रेट भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो टैक्स होता है वो दो तरह का होता है, एक प्रोग्रेसिव होता है और एक रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ टैक्स, रिग्रेसिव का मतलब होता है घटता हुआ टैक्स, ठीक है। जैसे जैसे आपका पैसा आप कमाते ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे उतना ही टैक्स आपका बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने 1 लाख रुपए तक पैसा कमाया तो 10% होगा, अगर 1 लाख से 2 लाख से ज़्यादा कमाया तो 15% टैक्स हो जाएगा, 4 लाख से ज़्यादा कमाया तो आपका 30% हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। एक रिग्रेसिव टैक्स होता है कि भाई एक लिमिट तक इतना रहेगा और एक लिमिट के बाद वो टैक्स का रेट कम होता चला जाएगा। तो जब एक लिमिट के बाद टैक्स का रेट कम होता चला जाता है तो वो रिग्रेसिव होता है, और एक लिमिट के बाद जब टैक्स का रेट बढ़ता चला जाता है तो वो प्रोग्रेसिव होता है।
उसके बाद है नेक्स्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आपका गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है एक कंपनी के द्वारा, और उस टैक्स का जो बर्डन होता है वो डायरेक्टली जो बियर करना पड़ता है वो कस्टमर को बियर करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब गुड्स बन के तैयार हो जाता है तो वो गुड्स बन के तैयार होता है तो वो फाइनली कंज्यूम कौन करता है? कस्टमर। तो उस टैक्स का जो बर्डन है ना, वो उसकी जो टैक्स का जो बर्डन है वो पहले बर्डन जो होता है वो कंपनी के ऊपर आता है। कंपनी पहले उस टैक्स को चार्ज करती है, फिर धीरे धीरे जो वो टैक्स का बर्डन है वो कंपनी से उठ के होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के पास वो रिटेलर के पास आता है, और शिफ्ट होते हुए वो टैक्स का बर्डन किसको बियर करना पड़ता है? कंज्यूमर को। इसीलिए कहा जाता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंपनी अपने गुड्स के ऊपर टैक्स लगाती है तो वो टैक्स का पैसा कंपनी कहाँ से कवर कर लेती है? होलसेलर से। फिर होलसेलर उस टैक्स के पैसे को कहाँ से कवर करता है? रिटेलर से। और रिटेलर क्या करता है? उस टैक्स के पैसे को, जो टैक्स का अमाउंट है, जो गुड्स की वैल्यू को बढ़ाता है, गुड्स के प्राइस को बढ़ाता है, अल्टीमेटली उसका बोझ किस पे पड़ता है? कस्टमर के ऊपर पड़ता है। तो इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, एंड अफेक्ट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड द कंपनी थ्रू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसका असर जो पड़ता है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। जितना टैक्स गवर्नमेंट ज़्यादा लेगी सेल टैक्स, कंपनी उतना ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगी, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर की इनकम है टैक्स की वजह से, कंज्यूमर की जो कंज्यूमर अल्टीमेटली प्रोडक्ट कौन खरीदता है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की जो इनकम है, ज़्यादा टैक्स कंपनी के चार्ज करने से कंज्यूमर को वो चीज़ महंगी पड़ती है, और कंज्यूमर को अगर कोई चीज़ महंगी पड़ेगी तो महंगी चीज़ होने से क्या होगा? कंज्यूमर की इनकम लेवल गिरेगा। तो चाहे आपका इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, खरीदते तो दोनों लोग हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने कंप्यूटर खरीदा, मान लीजिए कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदा, तो वो कंप्यूटर भी क्या है? कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जब भी कंपनी को या इंडिविजुअल को महंगा पड़ेगा तो अल्टीमेटली कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, उनकी इनकम पे उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर एंड पेड द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो इनडायरेक्टली पे किया जाता है। जो कंपनी होती है वो टैक्स का बर्डन किस पे डाल देती है? होलसेलर पे। होलसेलर किस पे डाल देता है? रिटेलर पे। रिटेलर किस पे डाल देता है? कंज्यूमर पे। अल्टीमेटली पे करता है कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं करता, कंज्यूमर इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू गवर्नमेंट को पे करता है। तो इसका मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो पे करता है अल्टीमेटली कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना दे के कंपनी को देता है, और कंपनी गवर्नमेंट को देती है। उसके बाद कुछ बातें और पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोज ट्रांजैक्शन विच कॉल फॉर सच टैक्सेस। अगर मान लीजिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन फेस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं लेना है, तो आप उन चीज़ों को खरीदिए जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए खादी ग्राम उद्योग के कपड़े होते हैं, ठीक है। खादी ग्राम उद्योग बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेकर बनाई गई है, जो आपकी सोशल बेनिफिट पर्पस से बनाई गई है, और उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको टैक्स कंसेशन दे रखा है, उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बैकवर्ड एरिया में चलती है। तो अगर खादी ग्राम उद्योग की अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, या अगर मान लीजिए कोई फूड आइटम्स लेते हैं, खादी ग्राम उद्योग अब पहले कपड़ों में डील करती थी, अब वो फूड आइटम्स में भी डील करती है। तो ऐसी चीज़ों, ऐसी संस्था से आप सामान खरीदें जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो उन चीज़ों उन संस्था की चीज़ों को खरीदने से क्या होगा? आपके ऊपर टैक्स का बर्डन आएगा ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है। अब मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपका सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। दीज ऑल टैक्स आर सबसम्ड बाय अ सिंगल टैक्स सिस्टम। अब इन जितने भी ये टैक्स के नाम मैंने बताए, सेल टैक्स, ये नीचे लिखे हुए मैंने देखे, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, अब इन सारे टैक्स को, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इन सारे के सारे टैक्स को गवर्नमेंट ने सबसम्ड करके, सबसम मतलब इनको जोड़ के एक ही टैक्स बना दिया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी के नाम से बनाते हैं, और ये 1 अप्रैल 2017 से हमारे कंट्री में लागू हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि जो टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो गवर्नमेंट को रिकरिंग नेचर में रेवेन्यू मिलती है, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू भी रिकरिंग नेचर की होती है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू के अलावा अगर कोई भी रिकरिंग नेचर की रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रही है, जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना कोई असेट्स रिड्यूस हो रही है, ये ध्यान रखना, तो वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे सबसे पहला है आपका इंटरेस्ट। पहला है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय इट टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, प्राइवेट इंटरप्राइज एंड जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को या किसी प्राइवेट फर्म को या फिर किसी जनरल पब्लिक को लोन देती है, या सिक्योरिटी के थ्रू लोगों से पैसा लेती है, या किसी भी तरीके से लोगों को लोन देती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट उनसे जो ब्याज, गवर्नमेंट को जो ब्याज आता है,
ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट, वो गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड डिविडेंड। जब भी कोई भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, जैसे आपका ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, या आपकी LIC हो गई, या भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड हो गई जो आपकी भेल के नाम से जानी जाती है, तो जितनी भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं उनसे गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है वो भी गवर्नमेंट का प्रॉफिट एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, रेगुलर नेचर का होता है, जो गवर्नमेंट को अपनी खुद की पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती हैं उनसे जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है और उन शेयर्स के ऊपर गवर्नमेंट को डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू, रिकरिंग नेचर का रेवेन्यू है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फीस में मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इंपोर्ट फीस। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। इंपोर्ट फीस तो आपको पता ही होगा, जो हमारी कस्टम ड्यूटी होती है, जब भी हम बाहर से कुछ भी गुड्स मंगवाते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाती है, जैसे हम इंपोर्ट फीस भी बोलते हैं। उसके बाद है आपका कस्टम ड्यूटी आपका टैक्स रेवेन्यू हो गया। इंपोर्ट फीस का मतलब होता है जब भी आपको बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करना होता है, गुड्स इंपोर्ट करनी होती है, तो गवर्नमेंट से पहले आपको चालान कटवाना पड़ता है कि हम बाहर से ये गुड्स मंगवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को आपको फीस जमा करानी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो अलग है। और जब आप गुड्स मंगवाते हो और उस गुड्स के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो कस्टम ड्यूटी होता है। मैं इंपोर्ट फीस की बात कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से पहले आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को लाइसेंस लेना है अपने बिजनेस चलाने का, या फिर मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है, अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसे हम आमतौर पर RC बोलते हैं, सुना होगा आपने RC के बारे में। तो जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, बाइक का, स्कूटी का, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फीस जाती है, तो वो भी आपका क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मीन्स रिकरिंग नेचर रेवेन्यू है। और उसके बाद कोर्ट फीस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि 2 कंपनीज हैं, उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। अब जो कंपनी का आपस में केस चल रहा है वो किसी एक बड़ी मशीनरी को लेकर चल रहा है, बहुत, जो करोड़ों रुपए की है। अब उसके ऊपर कोर्ट ने क्या कर रखा है, अपने पास एक रिसर्च पैनल को बुलाया, मतलब बाहर से कुछ रिसर्च लोगों को बुलाया, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया, और बहुत सारे जो दोनों कंपनीज के पेपर्स हैं उनको बहुत सारा जेरोक्स का, स्टेशनरी पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर आया। तो जितना भी कोर्ट को खर्चा उठाना पड़ता है, अगर किसी भी कंपनी के कंपनी ने कोई केस किया है फाइल अगर कोर्ट में, तो वो जो सारा खर्चा होता है वो फीस की फॉर्म में जो कोर्ट होता है वो दोनों कंपनी से चार्ज करती है जब तक उनका केस कोर्ट में चलता रहता है। उसके बाद है आपका लाइसेंस फीस पेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग ऑफ गन। मान लीजिए लाइसेंस फीस का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी को अपने पास गन रखनी है, या किसी को अगर मान लीजिए नेशनल परमिट लेना है अपनी गाड़ी का, मतलब वो चाहता है कि पूरी कंट्री में मेरी माल सप्लाई हो, तो एक नेशनल परमिट मिलता है जिससे आप अपनी गाड़ी को जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, या फिर असम से लेकर आप गुजरात तक कहीं भी अपनी गाड़ी को ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी को गुड्स कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट से जो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है वो आपकी लाइसेंस फीस कहलाती है। अगर आपको पर्टिकुलर जैसे आर्मी के लोग या पुलिस वाले अपने पास गन रखते हैं, तो अगर एक आम जनता को अपने पास गन रखना है अपनी सेफ्टी के लिए, तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो लाइसेंस फीस भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। उसके बाद है फाइन एंड पेनल्टीज़। फाइन का मतलब अलग होता है, पेनल्टीज़ का मतलब अलग होता है। मैं पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर। जितने भी लोग हमारे कंट्री में लॉ को ब्रेक करते हैं, जो गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और लॉ ब्रेक करने के केस में जो उनको फाइन देना पड़ता है, जो पेनल्टी देनी पड़ती है, वो भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। अगर मैं फाइन की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, आप रेड लाइट है, रेड लाइट पे रुक जाना चाहिए, आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, दैट इज कॉल्ड फाइन। अगर आपने मान लीजिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है और आपने टैक्स टाइम पर नहीं भरा, तो टाइम पर ना भरने की वजह से गवर्नमेंट ने आपके ऊपर फाइन लगा दिया, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। ठीक है दोनों ही लॉ ब्रेकर, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। ठीक है, एक आपने रेड लाइट को क्रॉस किया तो वो फाइन कहलाएगा, एक आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे किया तो वो पेनल्टी कहलाएगी। जो पेनल्टी होती है ना, वो बेसिकली पहले से ही गवर्नमेंट बता के चलती है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जो अगर आप रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हो तो उस समय जो फाइन है वो आपको नहीं पता होगा, उसके लिए कोई मैसेज नहीं आता आपके पास कि भाई रेड लाइट को क्रॉस करोगे तो इतना फाइन देना पड़ेगा, वो ऑन द स्पॉट आपको पता चलता है। लेकिन टैक्स ना भरने के केस में आपको पहले से ही पता होता है कि इतनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैसेज भी आता है। उसके बाद है एस्चीट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और वो व्यक्ति परिवार में अकेला है
और मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर ना होने के केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के राजस्व में चली जाती है, गवर्नमेंट के राजकोष में चली जाती है। तो क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। अगर मान लीजिए कोई मरता हुआ व्यक्ति मरते समय ना तो कोई विल लिख के गया है, ना अपनी इच्छा से बता के गया है कि मेरी प्रॉपर्टी किसको जानी है, और उसका कोई लीगल हायर भी नहीं है, ना उसका कोई बेटा है, ना कोई उसका फैमिली मेम्बर है, तो वो प्रॉपर्टी जब गवर्नमेंट के पास चली जाती है तो वो गवर्नमेंट की जो इनकम बनती है उसको एस्टीट्स बोलते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 मैंने आपको बताया। उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट कोई भी नया प्रोजेक्ट लाने वाली होती है, मान लीजिए हेल्थ इश्यूज़ के केस में, हेल्थ के सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट लाने वाली होती है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होते हैं, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज होते हैं, वो गवर्नमेंट को एक गिफ्ट के तौर पर मनी सेंड करते हैं, मनी देते हैं, पैसा देते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए क्या कहलाता है? गिफ्ट्स। और ये जो गिफ्ट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट को आमतौर पर रेगुलरली रिसीव्स होते रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लगातार चलते रहते हैं। और अगर हम बात करें ग्रांट्स की, ग्रांट्स बेसिकली गिफ्ट की तरह ही होता है, लेकिन ग्रांट्स बेसिकली दिया जाता है तब जब गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होती है, जब गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक नेशनल क्राइसिस आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम वॉर की बात करें, कोई युद्ध की सिचुएशन बन रही है, या कोई फ्लड आ गया है, या जैसे अभी आपने देखा था कि कोरोना वायरस आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें नेशन को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, नेशन के ऊपर बहुत बड़ी एक आपदा आ जाती है, ठीक है। तो उस आपदा को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब गवर्नमेंट को लोगों से हेल्प मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो ग्रांट्स कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट नंबर 7, गिफ्ट्स एंड ग्रांट। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, दैट इज़ कॉल्ड फॉरफीचर। फॉरफीचर भी बिल्कुल आपका पेनल्टीज़ की तरह ही माना जाता है, लेकिन ये पेनल्टीज़ जो हमने ऊपर बात की थी लॉ ब्रेकर के केस में, ये पेनल्टी थोड़ी उससे अलग है। यहाँ पर पेनल्टी का मतलब ये है, फॉरफीचर का मतलब आप पेनल्टी से ही समझना, तो पेनल्टी विच आर इम्पोज बाय द कोर्ट फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट्स। नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब कोर्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट आप लेके चले, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जब कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हमारी बताई हुई कंपनियां जो हैं सिर्फ वही अल्कोहल और स्मोकिंग आइटम बनाएंगी, और उसके अलावा अगर कोई भी कंपनी स्मोकिंग आइटम या अल्कोहल बनाती है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। पहले तो उसकी कंपनी बंद होगी, फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड फॉरफीचर पेनल्टी। तो गवर्नमेंट के बताए हुए ऑर्डर को जब कोई कंपनी फॉलो नहीं करती है, तो फॉलो ना करने के केस में गवर्नमेंट उसके ऊपर जुर्माना लगाती है। और दूसरा, अगर मान लीजिए दो पार्टीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी ने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी कराया है, और गवर्नमेंट को फीस भी दी है, जैसे हमने फ़ीस की बात की थी ना ऊपर, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये वो वाली फ़ीस की बात हो रही है। तो जब दो पार्टीज़ का आपस में किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए दो पार्टीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ पर फ्लाईओवर बनाएंगे या हम यहाँ पर ब्रिज बनाएंगे, तो दो कंपनियों ने मिलकर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर दोनों कंपनियाँ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते समय जो फाइन देना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो आपका पेनल्टी कहलाता है, फॉरफीचर कहलाता है। अगला है पॉइंट नंबर 9, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू एप्रिशिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो आपका स्पेशल असेसमेंट जो फीस होती है, ये तब दी जाती है उस व्यक्ति के द्वारा, उस ओनर के द्वारा, जिसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक एरिया में मेट्रो रेल का काम शुरू कर दिया। अब वो जहाँ पर गवर्नमेंट ने मेट्रो रेल का काम शुरू किया, तो उसके आसपास की ज़मीनें जो थी लोगों की, वो बहुत महंगी हो गई, उनकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जहाँ मेट्रो आएगी वहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों का आना जाना होगा। तो इसलिए जब गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के लाने से वहाँ के लोगों की ज़मीनों की वैल्यूज़ बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट उनकी बढ़ती हुई वैल्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा क्या करती है, फीस लगाती है। तो वो फीस क्या होती है, गवर्नमेंट को हमें पे करनी पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। तो चलिए कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका बोरोइंग। देखिए बोरोइंग के बारे में एक बात आप नोट करके रख लेना कि जो बोरोइंग है ना, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट का एलिमेंट तब बनता है जब आपका बजट तैयार हो जाता है। ये बोरोइंग तब यूज़ आती है, ये बोरोइंग हमें तब रिसीव होती है जब मान लीजिए हमने बजट बना लिया, और मान लीजिए बजट में निकल के आ रहा है कि भाई गवर्नमेंट को टोटल खर्चा करना है मान लीजिए 50 करोड़, और गवर्नमेंट को इनकम होनी है टोटल 40 करोड़ की, तो 10 करोड़ एक्सेस जा रहा है एक्सपेंडिचर। उस 10 करोड़ के एक्सेस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, उसको कवर करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट इस बोरोइंग का ही हेल्प लेती है। तो ये बोरोइंग वाला जो एलिमेंट है कैपिटल रिसिप्ट में, बजट में तब आता है जब बजट फाइनल स्टेज पे होता है, बनकर तैयार हो जाता है और फाइनल स्टेज पे होता है उसको पूरा करने के लिए, तब ये यूज़ में आता है। अदरवाइज़ मान लीजिए अगर आपकी एक्सपेंडिचर एक्सेस नहीं है इनकम से, आपके बजट फेवरेबल है, सरप्लस बजट है, तो इस बोरोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें।
तो बोरोइंग कैसे करता है गवर्नमेंट, कैसे करती है? फंड रेज बाय द गवर्नमेंट टू मीट्स इट्स एक्सेस एक्सपेंडिचर। अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है। गवर्नमेंट बोरोड फंड ओपन मार्केट, गवर्नमेंट कहाँ से फंड अरेंज करती है? ओपन मार्केट से, जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, बैंकिंग वाले चैप्टर में, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली गवर्नमेंट का चलाया हुआ एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिस ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक को, कमर्शियल बैंक को, कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारे बॉन्ड्स में पैसा लगाओ। बॉन्ड्स गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू लोगों का पैसा, लोगों से पैसा लेती है, उनको इंटरेस्ट देती है। उसके बाद है आरबीआई से गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है कि वो नई करेंसी प्रिंट करे और नई करेंसी प्रिंट करके हमें बोरोइंग दे। उसके बाद फॉरेन गवर्नमेंट से भी गवर्नमेंट लोन ले सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बोरोइंग कर सकती है। अपने डेफिसिट बजट को फाइनेंस करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा ले सकती है बोरोइंग के ज़रिए। तो जो ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स की जाती हैं, गवर्नमेंट जो ये बोरोइंग्स करती है, जो फाइनेंसिंग करती है, इसे हम कैपिटल रिसिप्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि बोरोइंग करने से क्या हो रहा है? आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, और लायबिलिटी का क्रिएट होना और असेट्स का कम होना ही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट, जैसा कि हम पढ़ चुके थे। उसके बाद है रिकवरी ऑफ लोन। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, या किसी पब्लिक को लोन दे रखा है, किसी फर्म को लोन दे रखा है, तो जब उस लोन की रिकवरी करती है गवर्नमेंट, तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट कराता है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया होगा तो लोन देना गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? असेट्स, और असेट्स का पैसा वापस आपके पास आ गया, और असेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूसिंग ऑफ असेट्स भी हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट। इसलिए रिकवरी ऑफ लोन जो है वो असेट्स, रिकवरी ऑफ लोन क्या है? असेट्स का रिड्यूस होना, और इसीलिए ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है। उसके बाद है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में दो आपके एलिमेंट आते हैं। एक आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारी कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हमसे नहीं चल पा रही है, तो उस पब्लिक सेक्टर का जो कुछ हिस्सा होता है, कुछ शेयर होती है, वो प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर देती है। अपना कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, मतलब अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को, या जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें सेल कर देती है। उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तब करती है जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें फंड की ज़रूरत है और हमारी कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट चल नहीं है और कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है उसमें पैसा लगाने के लिए। तो अब इससे होगा क्या? जब गवर्नमेंट अपना कोई भी हिस्सा बेचेगी अपनी प्रॉपर्टी का, तो इससे क्या होगा? प्रॉपर्टी रिड्यूस होगी। प्रॉपर्टी क्या होती है? असेट्स। तो इसलिए असेट्स के रिड्यूस होना क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। उसके बाद है स्मॉल सेविंग। गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को इनवाइट करती है कि वो अपना घर में जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा निकाल के गवर्नमेंट की सेविंग्स में लगाएं, गवर्नमेंट की स्कीम्स में लगाएं। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फंड्स को अरेंज करने के लिए लोगों के सामने स्कीम्स रखती है, जिसमें लोगों को एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देके लोगों से पैसा लगवाया जाता है उन स्कीम्स में। फंड रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ, और गवर्नमेंट कैसे लेती है पब्लिक से वो पैसा? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट की फॉर्म में, जो पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपॉजिट किया जाता है, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और किसान विकास पत्र जिसको हम केवीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें किसानों के लिए अलग से एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है, किसानों को इसमें एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सो दीज रिसिप्ट्स आर कैपिटल रिसिप्ट एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी। और ये रिसिप्ट्स क्या करती हैं? लायबिलिटी को बढ़ाती हैं, और लायबिलिटी का बढ़ना ही हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल रिसिप्ट। लायबिलिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट लोगों से लोन ले रही है। लोन मतलब लोन ना लेने का मतलब लोगों से पैसा तो ले रही है, पैसा तो लोगों से ले रही है, और लोग अपना पैसा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तो लायबिलिटी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को 5 साल बाद या 4 साल बाद ये पैसा लौटाना तो पड़ेगा। तो ये था आपका कैपिटल रिसिप्ट्स के एलिमेंट। तो आज की इस क्लास में हमने क्लास नंबर 30 पार्ट 1 में पढ़ा बजट रिसिप्ट के बारे में। बजट रिसिप्ट क्या होता है? आपके गवर्नमेंट बजट का एक कंपोनेंट होता है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.